हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CST सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये दी है इसकी टेस्ट सीरीज है टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने 10 तक सॉल्व कर लिए हैं, तो वो आप लोग अगर लोग नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर 10 का 4th पार्ट है। इसके 3rd पार्ट तक इसके भी आ चुके हैं, ये भी आप लोग वहाँ देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। तो चलते हैं 76 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया कि भारत के दक्कन पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप लावा का जमाव किस काल में हुआ था। तो फर्स्ट है जुरासिक काल, क्रिस्टेशियस काल, या परमीशियन काल, या ट्रियासिक काल। तो इसका जो बी ऑप्शन सही है, जो क्रिस्टेशियस काल था, इसी में जो है दक्कन का पठारी भाग है भारत का, इसी में ज्वालामुखी क्रिया के स्वरूप जो है ये दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चापीय द्वीप की उत्पत्ति का कारण है। तो फर्स्ट है इंडोनेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। बी है नाजका प्लेट का दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का नीचे अधोगमन। सी है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है, ये प्रशांत प्लेट जो है ये यूरेशियाई प्लेट के नीचे जो इसका अधोगमन होता है, मतलब यूरेशियाई प्लेट के नीचे, मतलब ये उसके नीचे जो है ये प्लेट ऐसे ये प्लेट का अधोगमन होता है, उसी के आधार पर ये चापी द्वीप का ऐसे निर्माण होता है। और ये चापी द्वीप के बारे में बात करें तो आपको देखो, जैसे जापान है, फिलीपींस है, सखालीन द्वीप है, ये सब चापी द्वीप के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि मृतक घाटी कैलिफोर्निया, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया, और पंचशील घाटी अफगानिस्तान, राजाओं की घाटी मिस्र। तो देखो ये बी ऑप्शन जो है, ये टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती है, ये आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलती है, ठीक है, ना कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है, राजाओं की घाटी जो है ये मिस्र में है, और मृतक घाटी की बात करें तो कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें चट्टान दी हुई है और रूपांतरित चट्टान है, इनके बारे में मिलान करना है। तो फर्स्ट है कि ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट को नीच बोलते हैं। बेसाल्ट जो है ये एम्फीबोलाइट बोलते हैं। बलुआ पत्थर की बात करें तो ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है, और चूना पत्थर है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसका जो है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो फर्स्ट है किलायू, चिम्बराजो, माउंट एटना, और फ्यूजियामा। तो देखो प्रसुप्त की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, फ्यूजियामा, जो जापान में आपको देखने को मिलता है, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और चिम्बराजो की बात करें तो ये इक्वाडोर में आपको पाया जाता है, और ये हमारा शांत ज्वालामुखी है। और किलायू और माउंट एटना की बात करें तो ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किलायू तुमको देखने को मिलेगा हवाई द्वीप में, और ये माउंट एटना है ये इटली में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक एशियाई देश भूमध्य सागरीय जलवायु वाला देश नहीं है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि साइप्रस, तुर्की, बहरीन, लेबनान। तो देखो ये लेबनान है, ये आपको फारस की खाड़ी में देखने को मिलेगा, तो ये भूमध्य सागरीय देश नहीं है। साइप्रस, तुर्की, लेबनान और ये इजराइल जो है, ये सब जो आपको देखने को मिलेंगे भूमध्य सागरीय देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया की सीमा बनाती है। तो फर्स्ट है नाइजर, लिम्पोपो, जुबा, ऑरेंज। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो ऑरेंज नदी है ये आपको देखने को मिलेगी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा भी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कंबोडिया। तो ए ऑप्शन सही है इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स और ग्रीन हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, या फिर कानपुर में। तो इसका सी ऑप्शन सही है, लखनऊ में स्थित है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस मनाया जाता है। तो फर्स्ट है 10 जून, 10 जुलाई, और सी ऑप्शन है कि 15 अक्टूबर, 22 दिसंबर। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो 10 जून को मनाया जाता है भूजल दिवस, ठीक है। ये प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश द्वारा मनाया जाने वाला भूजल दिवस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। तो धुरिया, ख्याल, पाई डंडा और रास। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये रास जो है ब्रज से संबंधित है, ना कि बुंदेलखंड से। और धुरिया, ख्याल और पाई डंडा ये तीनों आपको बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के देखने को मिलते हैं नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था, मतलब कब किया गया था उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन। तो ये ऑप्शन है 1970, 1975, 1976, 1980। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1975 में किया गया था, जो हमारा देखने को मिलता है ये उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं परिषद संगठन का, ठीक है, प्रौद्योगिकी परिषद संगठन का।
तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन 1970, बी है 1972, सी है 1974 और डी है 1980। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना इनको याद रखना, क्योंकि अभी पर्यटन नीति घोषित की गई उसी के अंतर्गत ये मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज में है, इसीलिए इनको जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड निम्नलिखित में से किस एक जिले में अवस्थित नहीं है। तो बताना है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। तो ए ऑप्शन झांसी, बी है वाराणसी, सी है जगदीशपुर अमेठी और डी है गाजियाबाद। तो ये गाजियाबाद में जो है ये स्थित नहीं है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। ठीक है, और ये वाराणसी, झांसी और जगदीशपुर तीनों में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ स्थापित किया जा चुका है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 64.6%, 64%, 62.5, 60.15%। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये जो 60.4% की बात करता है, जो 64.6% ये भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत देखने को मिलता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और अगर औसत जनगणना की बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है 73% औसत जनगणना है भारत की। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिए। ये जनगणना के क्वेश्चन तो अब इस बार तो यही पुराने ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी नई जनगणना हो नहीं पाई है, तो ये न्यूज में रहे हैं, तो इनको जो है आप याद रखिए, क्योंकि इस बार तो जनगणना से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। पिछली बार तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन इस बार तो पीसीएस में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप इसे इग्नोर मत करिए। नेक्स्ट है कि हल्दी उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है। तो फर्स्ट है विंध्य क्षेत्र में, बी है बुंदेलखंड में, सी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और डी है बघेलखंड में। तो इसका जो बी ऑप्शन सही है, बुंदेलखंड में आपको हल्दी का उत्पादन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, क्योंकि इधर जो है यहाँ पानी की कमी है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हल्दी का उत्पादन होता है ये पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये बुंदेलखंड बाहुल क्षेत्र है हल्दी उत्पादन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी तथा सबसे छोटी सीमा क्रमशः किन राज्यों की लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश और एवं दिल्ली, बी है कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड दिल्ली, डी है मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश। तो इसका डी ऑप्शन सही है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है यूपी के साथ। और आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश जो सहारनपुर का जो ज़िला आपको लगता हुआ देखने को मिलता है, तो ये बहुत कम मात्रा में लगता है, सबसे कम मतलब इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये सहारनपुर से ये टच करता हुआ है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित धर्मों में से किस एक में लिंगानुपात में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि हुई है, इसके बारे में बताना है। तो 2001 से 11 के में किसमें किस समुदाय में हुई है। तो ए ऑप्शन है कि ईसाइयों में, बी है मुस्लिमों में और सी है कि हिंदुओं में, डी है सिखों में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो मुस्लिम समुदाय है इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, दशक में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष भारत में लिंगानुपात 946 रहा है। तो 1901 में, 1921 में, 1945 में, 1951 में। तो इसका जो डी ऑप्शन है 1951, जो भारत की आज़ादी के बाद जनगणना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मिला था 1946 में। ठीक है, 1946 लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पे, 946 औरतें थीं, मतलब महिलाएं थीं। तो ये 1951 का था। नेक्स्ट है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए साधारणतः किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सी है एल्यूमिनियम सल्फेट और डी है पोटास एलम। तो ये जो डी ऑप्शन है पोटास एलम, इसी के बारे में ये बात करता है, जो ये रक्तस्राव को रोकने के लिए काम करता है और इसे फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो फिटकरी होती है उसी को पोटास एलम बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटबच्ची पौधा नहीं है। तो फर्स्ट ए है घटपर्णी, सी है संडियू और बी है ब्लेड रवर्ड और मिशल्टो। तो ये डी ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि ये जो है कीटबच्ची पौधा नहीं होता है। घटपर्णी, संडियू और ब्लेड रवर्ड ये तीनों जो है जो कीटबच्ची पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कच्छ ताप पर सभी अधातुएं ठोस अथवा गैस रूप में होती हैं, लेकिन एक
अधातु द्रव अवस्था में होती है, निम्नलिखित में से वह अधातु कौन सी है? तो ए ऑप्शन ब्रोमीन, बी है सल्फर, सी है फास्फोरस और डी है हाइड्रोजन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, जो ब्रोमीन है इसी के बारे में कहा गया है, क्योंकि ये जो सामान्य जो ताप होता है हमारा, जो उस पर ये गैसीय अवस्था में मिलती है, ये एकमात्र अधातु द्रव है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। सेकेंड है, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो देखो एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि देखो आपका इसका सूत्र देखने को मिलेगा, तो CHCO मतलब CH3COO देखने को मिलता है। तो देखो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु है इसमें, तो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, तो गलत हो गया। और ये ए ऑप्शन हमारा सही है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है, क्योंकि अम्ल अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो अम्ल बनेगा ही नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। तो आर गलत है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते नेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो फर्स्ट है कि एक समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुने होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। आर है कि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। तो देखो ए सही है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि जो मौद्रिक कीमतें होती हैं वे आय दो जो समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है, लेकिन जो ये बढ़ी हुई कीमतें होती है ये मौद्रिक नीति जो होती है उसके द्वारा प्रतिसंतुलित कर दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिप्राप्त या वसूली कीमतें सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हैं, मतलब लेवी प्राइस के बारे में बताया गया है कि जनरली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होते हैं। तो ये किससे होते हैं, मतलब उनसे ऊंचे होते हैं या नीचे होते हैं या फिर बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये ए ऑप्शन सही है, जो ये हमारे लेवी प्राइस होते हैं ये हमेशा जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊंचे होते हैं, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एक मतलब मिनिमम कॉस्ट, मतलब किसानों को मिनिमम कॉस्ट देना होता है कि मतलब इससे कम में नहीं बेचा जा सकता। लेकिन जो ये अधिप्राप्त यानी वसूली कीमतें लेवी प्राइस हैं, इस पर जो सरकार जो है किसानों से अनाज खरीदती है, ठीक है, तो ये हमेशा ऊंचे होते हैं जो MSP से, ठीक है। तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो गया। तो हमने यहाँ 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और इसके अभी 50 क्वेश्चन बचे हैं। तो 2 वीडियो कल एक आएगा, एक परसों आएगा, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसका जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है, ताकि आपकी जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाए और आप एग्ज़ाम हॉल में कंफर्टेबल फील कर पाएँ ये प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ देखो क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आप पता नहीं चलता है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो पढ़ते वक्त क्या करते हैं हम लोग गेन करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लगाते हैं तो रिकॉल करना होता है वहाँ पे। और जब रिकॉल करते हैं ना, तो बार बार चीज़ें अगर रिकॉल करते हैं तो वो हम एग्जाम हॉल में जो है हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके होते हैं क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो इवन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार वही पूछे जाते हैं, तो इनसे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें और डेली बेसिस पे करें। उसके बाद संडे का इसका कंपाइलेशन मिल जाता है, तो उसको भी प्रैक्टिस करें और उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि आप 150 में कितने कर पा रहे हैं। और इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि जो 25 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट किया करो और अपना स्कोर डेली का डेली बताया करो, ताकि पता चले कि आप लोगों का कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिए, तो इससे जो है आपकी जो पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी निकल कर सामने आएगी, ठीक है, और आप दूसरों से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।